नमस्कार, मैं हूं शोभा पाटिल। 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 17 ब्लॉग लेखन भाग 2 का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक प्रवीण बरदापुरकर हैं। देखिए, आज हम इस पाठ का दूसरा गद्यांश देखने वाले हैं। यह गद्यांश पृष्ठ क्रमांक 96 पर है। पहले गद्यांश में हमने 3 महत्वपूर्ण बातें देखी हैं। पहली बात, ब्लॉग लेखन का तात्पर्य मतलब ब्लॉग लेखन का अर्थ समझ लिया। फिर हमने ब्लॉग लेखन का इतिहास, कब से ब्लॉग लेखन शुरू हो गया, किसने प्रारंभ किया, यह देखा। और ब्लॉग लेखन की तकनीकी प्रक्रिया मतलब टेक्निकल प्रक्रिया, ब्लॉग किस तरह क्रिएट करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी ली गई। ये बहुत आसान था अभी तक का भाग। आज का भाग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ब्लॉग का अकाउंट क्रिएट करते हैं। हम जब ब्लॉगर बन जाते हैं मतलब ब्लॉग लेखक बन जाते हैं, तब ब्लॉग लेखन के लिए हमारे पास कौन कौन से गुण होना चाहिए, यहाँ एक ही मुद्दा लिया है और बहुत विस्तार से बताया है। क्योंकि ब्लॉग लेखन के लिए हम अकाउंट जल्दी से क्रिएट कर सकते हैं, परंतु उसमें लिखने के लिए जो सामग्री हमें इकट्ठी करनी है, इसके लिए हमारी कौन कौन सी पूर्व तैयारी होनी चाहिए, कौन कौन से गुण हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है। ब्लॉग लेखन मतलब ब्लॉग का लेखक बनना है और लेखक होने के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक है। अब देखिए, आप जो कुछ भी सुन रहे हो उनमें से बहुत सारे लोगों के मन में लिखने की एक कौतूहल, जिज्ञासा, प्रेरणा होती है, परंतु क्या लिखना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, लिखने के पहले हमें क्या करना चाहिए, ये बातें मालूम होना बहुत आवश्यक है। ये बातें लेखक ने इस गद्यांश में बताई हैं। देखिए, ब्लॉग लेखक के लिए आवश्यक गुण मतलब लेखक बनने के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बचपन से आप लेखक हैं, पहली कक्षा से आप निबंध लिखते आए हो। निबंध में कोई नोट नहीं होती, कोई पढ़ाता नहीं है, जो विषय दिया जाता है उस पर अपने मन के विचार आप लिखते आए हो। वो क्रमबद्ध ढंग से, मुद्दे क्रम से लिखना, मुहावरों का प्रयोग करना, अलंकारिक भाषा शैली का प्रयोग करना, यहाँ तक आप समझ लिए हैं। परंतु हमें ब्लॉग का लेखन करना है। ब्लॉग पर मतलब सोशल मीडिया पर जब हम लिखते हैं, बोलते हैं, तो इसमें बहुत सावधानता होनी चाहिए और बहुत तैयारी होनी चाहिए। ये बातें लेखक यहाँ बता रहे हैं। देखिए, ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। विपुल पठन, चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें 4 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आकलन के लिए पूछा जाता है ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है। लोगों से संवाद स्थापन करने के लिए हमारे पास बहुत से मतलब विभिन्न विषय होने चाहिए। हाँ, आज हमने एक विषय पर लिखा, कल क्या लिखना, किस विषय पर लिखना, इस तरह नहीं। हमारे मन में बहुत सारे विषय होने चाहिए, मतलब विभिन्न विषय होना बहुत आवश्यक है। ये पहला गुण है। केवल विषय मालूम होने से लाभ नहीं है, तो उस विषय के बारे में हमारा विपुल पठन होना चाहिए। पठन मतलब वाचन, विपुल मतलब विशाल, यानी बहुत वाचन हमारा होना चाहिए। हमें हर रोज वाचन लेखन करने वाले लोग ही लेखक बन सकते हैं, क्योंकि वाचन से हमारा ज्ञान का भंडार बढ़ता है। चिंतन, हम बहुत पढ़ते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा, जो पढ़ने लायक नहीं होते हैं वे भी हम पढ़ते हैं। इस पर चिंतन होना चाहिए, क्योंकि हमें लिखना है सोशल मीडिया में, और सोशल मीडिया ये बहुत ही संवेदनशील होता है। इसलिए हमें क्या लिखना है इस पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिए मतलब हमारा काल के दृष्टि से, वाक्य रचना की दृष्टि से, हम जो कुछ लिख रहे हैं व्याकरणिक दृष्टि से हमारी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, व्याकरणिक होनी चाहिए। इसलिए भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, चाहे मराठी में लिखो या हिंदी में, क्योंकि बरदापुरकर जी मराठी में भी ब्लॉग लिखते हैं और हिंदी में भी लिखते हैं। आपका भाषा पर पूरा प्रभुत्व होना चाहिए। भाषा व्याकरणिक दृष्टि से आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। यानी यहाँ पहला आकलन तैयार हो गया। देखिए, ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक है क्या क्या, बहुत से विषय मतलब विभिन्न विषय, विपुल पठन, चिंतन और भाषा का ज्ञान। समुचित इसका मतलब सभी, सर्वांगीण ज्ञान होना चाहिए, इसलिए भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये 4 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। आगे देखिए, भाषा सहज प्रवाहमयी हो तो ही पाठक उसे पढ़ेगा। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा।
जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं, उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसा बना? किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया? यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में है, तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृतियों में रहा? ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। बहुत लंबी बात बताई है, एक एक बात हम देखते हैं। पहली बात हमने देखी, आवश्यक क्या है ब्लॉग लेखन के लिए। दूसरी बात, भाषा, ब्लॉग लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, चाहे बोलने की भाषा हो या लिखने की भाषा हो। सहज, सरल, सीधी सादी, प्रवाहमयी भाषा होनी चाहिए। जो सुन रहे हैं उसे समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे विचार क्या हैं। क्योंकि अगर भाषा अलंकारिक हो, अटपटी हो, तो वे केवल हमारा मुंह तकते हैं, हमारे विचार उनके हृदय तक या मन तक, मस्तिष्क तक पहुंचते नहीं है। इसलिए जो भी अपना विचार है दूसरों तक पहुंचाने के लिए, मतलब संवाद के लिए, लेखन के लिए या बोलते समय भाषा सहज, सरल, सीधी सादी, प्रवाहमयी हो। यहाँ ब्लॉग लेखन की भाषा, यह संजाल निकलता है, बिखर कर दिया है। भाषा की विशेषता आगे के परिचय में आने वाली है। इनमें पहली भाषा की विशेषता सहज होनी चाहिए, दूसरी प्रवाहमयी होनी चाहिए, तीसरी सरल होनी चाहिए और चौथी सीधी सादी होनी चाहिए, जो हम अगले परिचय में देखने वाले हैं। यह आकलन के लिए संजाल निकलता है ब्लॉग लेखन की भाषा, सहज, सरल, सीधी सादी, प्रवाहमयी। ये 4 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। देखिए, कोई भी विचार व्यक्त करते समय या लिखते समय हमारी भाषा सहज, सरल, सीधी सादी, प्रवाहमयी होनी चाहिए। देखिए, हम देहात के किसी बुढ़िया के साथ बातें कर रहे हैं और हम पुनेरी भाषा बोल रहे हैं, तो उस औरत के ध्यान में कुछ नहीं आ जाएगा। ग्रामीण शैली में उस औरत के साथ अगर हमने बातें की तो वह हमें समझ लेगी, सुन लेगी। इसलिए जैसे सामने पाठक हैं, उसे देखकर हमारे भाषा में परिवर्तन करना चाहिए। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा। पठन मतलब वाचनीय होगा, यानी जो कुछ विषय आप लिख रहे हो उसका संदर्भ, घटनाएं, यादें ये मालूम होनी चाहिए। देखिए, अभी अभी अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष जयंत नारळीकर जी को उस पद पर नियुक्त किया। ये जयंत नारळीकर जी कौन है, उस पर आप ब्लॉग लिख सकते हो, उसका संदर्भ दे सकते हो। लॉकडाउन के समय आकाशवाणी पर एक कार्यक्रम था और उस समय मैंने जयंत नारळीकर जी की भाषा, आवाज और विचार सुने और क्षण भर में यह अवकाश शास्त्री अब इतनी सुंदर भाषा बोल सकता है। तब मुझे मालूम हो गया कि वे विज्ञान की कथाएं बहुत, और मैंने विज्ञान की कथाएं पढ़ना शुरू की और अब मालूम हो गया कि वे साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बन गए। ये संदर्भ, आकाशवाणी पर उनकी आवाज, उनके विचार सुने, घटनाएं, उन्होंने अवकाश से संबंधित बहुत सारी बातें, बहुत सारे उसमें शोध किया है। यादें कि उनकी भाषा बोलते समय, देखिए लॉकडाउन के समय लोगों को विश्वास बढ़ाने के लिए बहुत मधुर सुंदर भाषा में वे अपनी बातें बताते थे। ये याद हैं, ये घटनाएं हैं, ये संदर्भ हैं, इन्हीं को लेकर आप ब्लॉग लेखन कर सकते हो। घर में बैठे बैठे सोशल मीडिया पर ही जाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने तुम्हें सुझाया है विषय जयंत नारळीकर, गूगल पर सर्च कीजिए, पढ़िए और अपनी भाषा में अपने विचार वहां व्यक्त कीजिए। बस हो गया ब्लॉग लेखन, कोई कठिनाई नहीं है। और विषय कैसा है, अभी अभी उनकी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हो गए हैं, यानी कि यह विषय समसामयिक है। जयंत नारळीकर जी हमारे महाराष्ट्र के हैं और हमारे नजदीक यहाँ कोल्हापुर वगैरह यहाँ उनका आना जाना होता है, तो इस आदमी के बारे में हमारे मन में कौतूहल जागृत हो जाता है, हम उस पर लिख सकते हैं। हो गया ब्लॉग, कोई कठिनाई नहीं। इसलिए आगे कहें, जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं, उनका क्षेत्र क्या है, अवकाश। विख्यात हैं, विख्यात मतलब प्रसिद्ध हैं, वे प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, शास्त्रज्ञ हैं, उनके बारे में आप लिखना चाहते हो। उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, अभी मैंने बताया लॉकडाउन में आकाशवाणी पर वे भाषा बोलते थे, उस समय उनका संबंध बन गया। हम आमने सामने फेस टू फेस नहीं बोल सके, परंतु आकाशवाणी पर उनकी आवाज, उनके विचार हमने सुने हैं। किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया। अब भेंट नहीं हुई, परंतु आकाशवाणी पर उनके विचारों ने हमें प्रभावित किया। यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में है
तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृतियों में रहा? स्मृति मतलब स्मरण में रहा। अब देखिए, इन महान लोगों की बायोग्राफी होती है गूगल पर। आप देखिए उनका स्वभाव, उनका परिवार के साथ किस तरह संबंध है, समाज के साथ किस तरह संबंध है, अपने क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या किया है, ये बायोग्राफी में सब मिल जाता है। इसलिए उनकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृति में रहा, यानी आपको कौन सा अच्छा लगा, ये भी ब्लॉग लेखन में लिखिए। ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग जयंत नार्वेकर गूगल पर सर्च नहीं करते। अगर आपने सभी जानकारी इकट्ठा किया और ब्लॉग पर दी तो बहुत सारे लोग ब्लॉग पढ़ेंगे और जयंत नार्वेकर के बारे में जान सकेंगे, क्योंकि सभी को गूगल पर सर्च करने के लिए उनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए इतना समय नहीं होता। आप ये कर सकते हो और आपका ब्लॉग भी हो जाएगा, लोग भी पढ़ेंगे, परंतु वो आकर्षक होना चाहिए, सहज सरल होना चाहिए, संदर्भ, घटना, यादें उसमें होनी चाहिए। अब तालिका पूर्ण कीजिए के लिए यह पूछा जा सकता है, ब्लॉग पठनीय होगा, इसके लिए विषय से संबंधित ये हो, क्या क्या, संदर्भ, घटनाएं, यादें, ये होना बहुत आवश्यक है। आगे देखिए, यहाँ इस बात का हाँ और समानार्थी के लिए पूछा जाता है विख्यात, प्रसिद्ध, ये ध्यान में रखिए, विख्यात, प्रसिद्ध। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि विषय में आशय की गहराई हो, डेप्थ होनी चाहिए। मतलब विषय को हमने गहराई से अध्ययन करना चाहिए, इधर से उधर से कुछ चार वाक्य इकट्ठा किए और जोड़ कर लिखे उसे ब्लॉग नहीं कहा जा सकता। उस विषय के बारे में गहराई से, सूक्ष्मता से अध्ययन करके आपके मन में जो विचार आ गए हैं वह प्रवाह में, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य से परस्पर संबंध रखने वाला हो। जैसे जल प्रवाहित आगे आगे बढ़ता है, वो टूटता नहीं है बीच में, उसी तरह इधर से कुछ वाक्य लिए इधर से कुछ वाक्य लिए जोड़ लिया, ऐसा नहीं। तो उस विषय का गहराई से अध्ययन करके प्रवाहमयी भाषा में हमें ब्लॉग लिखना चाहिए। आगे दिया है देखिए, प्रवाही कथन शैली भी इसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है। मापदंड मतलब प्रमाण है, एक शर्त है। तुम्हारी भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए और कथन शैली होनी चाहिए। पढ़ते समय हम कथा पढ़ रहे हैं ऐसा लगता है, और तब हम आगे आगे वह शैली, शैली मतलब क्या है, स्टाइल मतलब ढंग, तरीका, बोलने का, लिखने का, विचार व्यक्त करने का एक तरीका होता है। हर एक का तरीका होता है। देखिए बोलने की भी देखिए, घर में हम कैसे बोलते हैं, कक्षा में हम कैसे बोलते हैं, हमारा तरीका, हमारी स्टाइल बदल जाती है, उसे शैली कहा जाता है। शैली यानी कोई कठिन शब्द नहीं है, स्टाइल इसका अर्थ शैली है। इसलिए कथन शैली में मतलब कथा पढ़ रहे हैं ऐसा तरीका लेखन का होना चाहिए। क्लिष्ट शब्दों के उपयोग से बचते हुए सीधी सादी सहज भाषा का प्रयोग किया जाए तो पाठक विषय सामग्री से बहुत जल्दी एकरूप हो जाता है। क्लिष्ट मतलब कठिन, समानार्थी के लिए पूछा जाता है। क्लिष्ट मतलब कठिन शब्दों का उपयोग से बचना चाहिए, जानबूझकर कठिन शब्द नहीं डालने चाहिए, सीधे सादी सहज भाषा हो। देखिए हम प्रसन्न हो गए हैं, खुश हो गए हैं, इसके लिए हम फूले न समा, ये मुहावरा है। यह निबंध के लिए ठीक है, परंतु सामान्य लोग जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए फूले न समा ये शब्द समझ में नहीं आता। हम बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, ऐसा अगर इस्तेमाल किया तो समझ जाता है। फूले न समा ये कक्षा में आपके लिए फूले न समा मुहावरा होता है। मुहावरेदार भाषा निबंध में होनी चाहिए, परंतु ब्लॉग में भाषा सीधी सादी सहज होनी चाहिए, कठिन शब्दों से बचना चाहिए। आगे देखिए, एकरूप हो जाता है मतलब पाठक विषय पढ़ना प्रारंभ करता है, जब तक समाप्त नहीं होता वो रुकता नहीं है, इतना उस विषय से एकरूप हो जाता है। ऐसी हमारी भाषा होनी चाहिए। सटीक विशेषणों के प्रयोग से भाषा को सौष्ठव प्राप्त होता है। ये बहुत सुंदर बात है। सटीक मतलब उचित, सुंदर, उत्तम विशेषणों के प्रयोग से भाषा को सौष्ठव प्राप्त होता है। सौष्ठव मतलब क्या, सुंदरता, मोहकता, यानी सुनते समय भी कान को बहुत अच्छा लगता है। देखिए मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, यानी मिसाइल मैन, इसका मतलब इस क्षेत्र में इस आदमी ने बहुत महान कार्य किए हैं। ये मिसाइल मैन यह विशेषण है एपीजे अब्दुल कलाम जी को लिए, अथवा महात्मा गांधी जी, महात्मा बापू या बापू जी, ये विशेषण है। यानी इसमें एक अपनत्व होता है और भाषा की सुंदरता बढ़ती है और उस व्यक्ति का महत्व बढ़ता है और सुनने वालों को उसकी गहराई मालूम हो जाती है उस विषय की, और पाठक इसकी ओर आकर्षित होता है। इसलिए सटीक विशेषणों का प्रयोग करने से भाषा को सौष्ठव प्राप्त होता है। भाषा को इससे सौष्ठव प्राप्त होता है, किससे, सटीक विशेषणों के
प्रयोग से, ये ध्यान में रखिए। और सौष्ठव का अर्थ है सुंदरता, मोहकता, उत्तमता, भाषा का श्रेष्ठत्व बढ़ता है। भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण ध्यान में रखिए कि इसलिए मैंने ऑनलाइन व्याकरण माला शुरू की है, आप जरूर पढ़िए। वह स्वर, व्यंजन, ध्वनि क्या होता है। हम जो कुछ भाषा पढ़ते हैं वो भाषा कहाँ से प्रारंभ हो गई, ध्वनि से प्रारंभ हो गई। ध्वनि का अर्थपूर्ण समूह अक्षर बन गया, अक्षर का अर्थपूर्ण समूह शब्द बन गया, शब्द से पद होता है। देखिए शब्द और पद में अंतर है, बहुत सारे लोग गलतफहमी करते हैं। शब्द यानी क्या होता है, डिक्शनरी का शब्द यानी माँ, ये शब्द है, उसका अर्थ है माता, या हम मॉम कहते हैं, मराठी में आई कहते हैं, यह शब्द हो गया। परंतु वही शब्द रमा की माँ सहृदय है, उस समय रमा की माँ, यहाँ माँ अलग शब्द नहीं है, तब वो पद बन जाता है। यानी इस तरह छोटे छोटे भेद हैं, ये समझ लेना चाहिए। जिसे लेखक बनना है उन्हें ध्वनि से प्रारंभ करना चाहिए। ध्वनि, स्वर, व्यंजन, अर्थपूर्ण शब्द, अर्थपूर्ण अक्षर समूह। इसलिए केवल भाषा शब्दों और अर्थों का नहीं, तो शब्द को अर्थ प्राप्त होना चाहिए। अर्थपूर्ण अक्षरों का शब्द बनता है, अर्थपूर्ण शब्दों का वाक्य बनता है, और अर्थपूर्ण वाक्यों का परिच्छेद बनता है। इस तरह धीरे 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 भाषा विकसित हो जाती है। प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है। ये देखिए, ध्यान में रखिए, प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है। देखिए, माँ कहने पर हमारे सामने हमारी माता उपस्थित हो जाती है, उसका दृश्य चित्रात्मक रूप से हमारे सामने हमारी माँ अपने सामने उपस्थित हो जाती है। उसमें ममत्व है, ये विशालता है, प्यार है, वात्सल्य है, ये सभी बातें उस माँ शब्द में आ गई। इसलिए शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता, प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है, ये ध्यान में रखिए। तथा उस अर्थ में भावनाएं निहित होती हैं, ममत्व, वात्सल्य, ये भावनाएं उसमें निहित होती हैं, मतलब समाविष्ट होती हैं। सहज सरल होने के साथ भाषा का बांकपन, यहाँ बांकापन चाहिए, बांकपन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। ये बांकपन मतलब क्या, टेढ़ापन। देखिए, कभी कभी हंसी मजाक घर में हो जाता है, और कभी कभी पिताजी आपको कहते हैं आप ज्यादा ही होशियार बन गए हो, या ज्यादा ही शब्द पर जोर दिया जाता है, तब आपने कोई जरूर गलती की है या मूर्खता की है, इसलिए आपको ज्यादा होशियार ये नॉर्मल होशियार है, परंतु ज्यादा ही होशियार हो गए यानी जरूर आपने गलती या मूर्खपना किया है, इसे बांकापन कहा जाता है। ये ज्यादा शब्द का इस्तेमाल करना और उस पर जोर देना, यानी इसे व्यंग्यात्मक कहा जाता है। यानी मीठी छुरी की तरह, महीन छुरी की तरह आपको चुभाना भी है, समझाना भी है, और मीठी मीठी बातें भी करनी है। इस तरह भाषा का बांकपन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है, ये ध्यान में रखिए। शैली एक दिन में नहीं बनती। हाँ, मैंने बता दिया कि ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए, आपका बोलने का ढंग ऐसा होना चाहिए, परंतु ये बोलने का ढंग एक दिन में नहीं बनता है, शैली एक दिन में नहीं बनती। ये सतत लेखन से ही संभव है। सतत वाचन, सतत लेखन करने से लिखने की हमारी एक शैली बन जाती है। जिस प्रकार गायक प्रतिदिन रियाज कर राग और बंदिश का निर्माण करने में निपुण बनता है, निपुण मतलब प्रवीण, कुशल बनता है, बंदिश मतलब रचना, यानी गायन का जिस तरह हर रोज रियाज किया जाता है, उसी तरह हमारी भाषा शैली में एक कुशलता आने के लिए हमें हर रोज लेखन करना चाहिए, हर रोज विपुल पठन करना चाहिए। उसी प्रकार निरंतर लेखन से लेखक की शैली विकसित होती है। निरंतर मतलब बिना रुके हमें अपनी शैली विकसित करने के लिए लेखन करना चाहिए, और पाठकों को यह शैली प्रभावित करती है। देखिए, आज हमने ब्लॉग लेखन के लिए लेखक के पास कौन कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए, और उसमें भाषा और शैली बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम भाषा और शैली पर विस्तार से यहाँ अध्ययन किए हैं। भाषा सहज, सरल, सीधी साधी, प्रवाहमय होनी चाहिए, क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये भाषा के संबंध में हुआ। शैली मतलब लेखन की, विचार व्यक्त करने की, बोलने की एक शैली होती है, एक स्टाइल होती है। वह स्टाइल हासिल करने के लिए हमें निरंतर लेखन करना चाहिए, विपुल वाचन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, विषय की गहराई तक पहुंचना चाहिए, और बाद में प्रवाहमयी कथन शैली में हमें ब्लॉग लेखन करना चाहिए। लेखक के लिए आवश्यक गुण इस गद्यांश में हमने यहाँ अध्ययन किया है। देखिए, यह
व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत पाठ आता है विभाग 4 में कृति क्रमांक 4 में ये 6 अंक के लिए कृति पूछी जाती है। इस पर गद्यांश देकर निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए 6 अंक के लिए। इसमें हम 3 भाग देखने वाले हैं, आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति 6 अंक के लिए। इनमें संजाल देखिए, पहला ब्लॉग लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल, सहज, सीधी सादी, प्रवाहमयी, इस तरह हमारी भाषा होनी चाहिए। यानी कि हम सरल भाषा में लिखना चाहिए। बचना किससे चाहिए, क्लिष्ट भाषा से। ये भाषा के बारे में हो गया। ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण कौन से हैं, देखिए, विभिन्न विषय होने चाहिए, विपुल पठन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल विषय है और हम इसके बारे में कुछ पढ़े नहीं है तो हम नहीं लिख सकते। हमने पठन किया है परंतु क्या लिखना है इसका चिंतन करना चाहिए। हमारे पास विचार हैं, चिंतन किया है, लिखने के लिए शुद्ध व्याकरणिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए सभी श्रृंखलाबद्ध एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। विभिन्न विषय, विपुल पठन, चिंतन और भाषा का ज्ञान होने से हम ब्लॉग लेखन कर सकते हैं। देखिए अगला आकलन, तालिका पूर्ण कीजिए। ब्लॉग लेखन की गरिमा बढ़ाता है भाषा का बांकपन, मतलब टेढ़ापन, वक्रता, थोड़ी थोड़ी व्यंग्यात्मक, महीन छुरी के समान भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसे गरिमा बढ़ाता है। गरिमा मतलब क्या, गौरव, महिमा बढ़ती है, ब्लॉग लेखन का महत्व बढ़ता है। इनके प्रयोग से भाषा को सौष्ठव प्राप्त होता है। सटीक विशेषण मैंने उदाहरण के लिए दिया, महात्मा गांधी जी को गांधी कहने पर हमें अच्छा नहीं लगता, हमें महात्मा जोड़ना ही पड़ता है क्योंकि पूरे विश्व ने उन्हें ये उपाधि दी है, महात्मा गांधी। ये सटीक विशेषण है गांधी जी के लिए। इससे भाषा का सौष्ठव मतलब सुंदरता, मोहकता बढ़ती है। ब्लॉग पठनीय होने के लिए विषय से संबंधित ये हो, यानी विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं, यादें ये होना चाहिए। जैसे मैंने जयंत नार्वेकर का उदाहरण देकर आपको कहा है कि आपको ब्लॉग लिखना है तो अभी का ये समसामयिक मतलब करंट विषय है, उस पर गूगल पर सर्च कीजिए और कुछ 10 पंक्तियां आप इस पर लिखिए। ब्लॉग लेखन में इनके उपयोग से बचना चाहिए। क्लिष्ट शब्द मतलब कठिन शब्दों से हमें बचना चाहिए। देखिए शब्द संपदा के लिए समानार्थी शब्द लिखिए। सौष्ठव सुंदरता, क्लिष्ट कठिन, निपुण प्रवीण कुशल, विख्यात प्रसिद्ध, ये समानार्थी के लिए पूछा जाता है। वचन परिवर्तन कीजिए। यादें ये बहुवचन में है, याद एक वचन में लिखना। घटनाएं बहुवचन में है, एक वचन घटना। शैली एक वचन है, शैलियां मतलब तरीके। भावना भावनाएं, यह वचन परिवर्तन के लिए पूछा जाता है। अभिव्यक्ति देखिए, आज के इस गद्यांश में हम भाषा शैली के बारे में बहुत विस्तार से बातें की हैं, इसलिए भाषा शैली के बारे में आपने विचार लिखे। आपके मन में क्या विचार है, भाषा शैली, ये कोई ऐसा लगता है कि इसे क्यों कहा जाता है भाषा शैली, क्या है ये भाषा शैली? बहुत आसान है। भाषा किसे कहा जाता है, कैसी होनी चाहिए। शैली मतलब स्टाइल, तरीका, ढंग लिखने का कैसा होना चाहिए, इसके बारे में देखिए। अपने लेखन को प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा शैली की कला में निपुण होना चाहिए। निपुण होना चाहिए मतलब प्रवीण होना चाहिए, हमें वो स्किल हासिल करना चाहिए, कौशल हासिल करना चाहिए। भाषा और शैली दोनों की कला हमें हासिल करनी है और भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए। तो सबसे पहले भाषा स्पष्ट, शुद्ध, सरल आनी चाहिए, फिर उसमें कला आनी चाहिए। भाषा सहज, सरल, सीधी सादी और प्रवाहमयी होनी चाहिए। अपने विचार प्रस्तुत करते समय क्लिष्ट शब्दों के उपयोग से बचना चाहिए। अपने मतलब पाठक को देखकर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कक्षा में हम आपको नहीं कहेंगे आप कितने फूले समय हो, फूले आपको यह बात सुनकर आपके चेहरे पर कितनी खुशी हुई है, आप फूले न समाये हो, ऐसे हम कहेंगे, शिक्षक छात्रों को कहेगा। परंतु अगर हम देहाती आदमी के साथ बातें करते हैं तो उनके साथ बोलते समय क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें समझ में आ जाए इस शब्दों में उनके साथ बातें करनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखिए। अपने विषय के अनुकूल शैली का चयन करना चाहिए, जैसे नाटकीय शैली, वर्णनात्मक शैली, आत्मकथनात्मक शैली आदि। देखिए ये नाटकीय शैली आप एफएम, आकाशवाणी, रेडियो के विभिन्न ये प्राइवेट चैनल हैं, उसमें एफएम है और वहां जो सूत्र संचालन करने वाली लड़कियां होती हैं वो बहुत ही नाटकीय, हमारी जैसी बातें करती हैं परंतु नाटकीय शैली में करती हैं, तो हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है। यानी यह भी नाटकीय ढंग से बोलने की एक शैली है, वर्णन करने की शैली है, कथन करने की शैली है। आत्मकथन मतलब अपने विचार
मैं इस सर्वनाम के रूप में व्यक्त करने की भी शैली होती है। इनमें से किसी भी शैली का उपयोग आप ब्लॉग लेखन के लिए कर सकते हो। यह यहाँ एक ध्यान में रखिए, अगर आप ब्लॉग या ट्विटर पढ़ते हो तो आप अमिताभ बच्चन का ब्लॉग पढ़िए। देखिए उनकी भाषा शैली कैसी है। उनके पिताजी लेखक थे, इसलिए वे अभिनेता हैं, परंतु उनके पिताजी बहुत हिंदी के महान साहित्यकार थे। वे बोलते समय, ब्लॉग पर लिखते समय कैसे लिखते हैं, यानी इस तरह हमें शैली का अध्ययन करना चाहिए, वाचन करना चाहिए, तब हमारी शैली विकसित हो जाती है। विपुल वाचन और निरंतर लेखन से लेखक की शैली विकसित होती है। प्रभावी भाषा शैली से ब्लॉग लेखक अपने वाचकों को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ऐसा वैसा ही ब्लॉग लिखा है तो कोई नहीं पढ़ता। वो आकर्षक हो तो वाचक आपके ब्लॉग की ओर आकर्षित हो जाता है। इसलिए अपना ब्लॉग प्रभावी करने के लिए भाषा शैली विकसित करनी चाहिए। ये भाषा शैली की क्या जरूरत है, हम कब ब्लॉग लेखन करने के लिए जाने वाले नहीं। आप व्यवहार में बोलते समय भी भाषा शैली का ज्ञान होना चाहिए। अपनी भाषा प्रभावी हो तो घर वाले अपने यानी घर के माता पिता को कोई प्रसंग बता रहे हो तो आकर्षक ढंग से बताए तो सुनते हैं, नहीं तो हाँ बताओ बताओ हम सुन रहे हैं ऐसे कहते हैं, तब ध्यान में रखना आपकी भाषा शैली सही नहीं है। अपनी भाषा शैली विकसित करनी चाहिए। व्यवहार में बोलते समय, समाज में बोलते समय, कक्षा में शिक्षक के साथ बोलते समय, लिखते समय अपने भाषा शैली में सुधार करना चाहिए। इसलिए यह अभिव्यक्ति के लिए विषय दिया है। देखिए कृति क्रमांक आ, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। 4 अंक के लिए यह प्रश्न पूछा जाने वाला है। 4 पाठों पर 4 वाक्य दिए जाने वाले हैं। विकल्प में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखना है। वाक्य फिर से लिखना है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कुछ छात्र केवल उत्तर का विकल्प लेते हैं और वही रखते हैं 1 नंबर देकर। ऐसा नहीं, प्रश्न सही ढंग से पढ़ना, वाक्य फिर से लिखिए। मतलब जो शब्द तुमने चुना है उस वाक्य में रिक्त स्थान की जगह भरना है और वाक्य फिर से लिखना है। भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता है, ये मैंने बताया है। अर्थपूर्ण शब्द, अर्थपूर्ण अक्षर समूह, ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल शब्द और अक्षरों का समूह भाषा नहीं है। निरंतर लेखन से लेखन की डॉट डॉट विकसित होती है, शैली विकसित होती है। शैली, भाषा, विचार सभी विकसित होते हैं, परंतु यहाँ शैली लिखना है। प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ, प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है। मतलब प्रत्येक शब्द को एक विशिष्ट अर्थ होता है, जैसे कि मैंने माँ के उदाहरण से बता दिया। अक्षर, पद, शब्द, ये ध्यान में रखिए। भाषा सहज प्रवाहमयी हो तो ही पाठक उसे पढ़ेगा। पाठक, वाचक, लेखक, कौन पढ़ेगा? पाठक पढ़ेगा। इस तरह यहाँ ये दूसरा गद्यांश कृति सहित पूर्ण हो गया। अगला गद्यांश लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।